भारत के अंदर मुस्लिमों का आक्रमण दो पर्पज से होता था। पहला लूटपाट के लिए, दूसरा शासन को अपना बढ़ाने के लिए। क्योंकि इन मुसलमानों के द्वारा अपनी जो थॉट्स है या अपना धर्म का प्रचार है ये अरबों में कर लेने के बाद इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में भी किया। अब इनका ध्यान भारत के ऊपर आया था। स्टार्टिंग में तो लूटपाट का मकसद था, लेकिन बाद में जाके इन्होंने भारत के अंदर भी सोचा अब शासन करना है। कैसे, वो पूरी कहानी क्या रही चलिए हम समझते हैं। देखो, भारत के ऊपर जो मुसलमानों के आक्रमण हुए वो दो प्रकार से हुए। भारत पे अटैक करने वाले सबसे पहली कैटेगरी के लोग थे वो थे अरब के, एंड दूसरे कैटेगरी के लोग थे वो थे तुर्क के। दोनों अलग अलग है, लेकिन भारत के अंदर मुसलमान के आ जाने की शुरुआत सबसे पहले अरबों ने करी है। कैसे करी है चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा अरब है। अरब, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये सारे अरब कंट्रीज आ जाते हैं। यहीं के लोगों ने भारत पे पहले सबसे पहले आक्रमण किया है। देखिए, आप मैप में देखोगे तो ये देखिए पूरा यहाँ पे इंडिया है। ये पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो इधर ये जो वेस्ट का पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ पे हो जाता है कौन सा, हमारा अरब का पार्ट। तो ये सारे हमारे अरब में आ जाते हैं। इधर जैसे इराक वगैरह देखोगे आप, सऊदी अरब वगैरह, ये सारे अरब के पार्ट आ जाते हैं। तो ये हमारा अरब हो गया। एंड अगर आप तुर्क को देखोगे तो तुर्क भी भारत के यहाँ पे जस्ट पूरे वेस्ट में ही है। चाइना देखोगे आप तो चाइना के ठीक वेस्ट में ये सब जो यहाँ पे ये जो है ये सब के सब तुर्की वाले ही आ जाते हैं, जो कि चाइना के जस्ट वेस्ट में पड़ता है। तो इस तरीके से अरबों ने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया, उसके बाद तुर्कों ने भारत पे आक्रमण किया। तो पहले हम ये समझते हैं कि भारत पे अरबों ने आक्रमण कैसे और किस प्रकार किया, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के द्वारा शुरुआत करी गई। अरब के लोगों ने भारत के सिंध पे सबसे पहले अटैक किया। इसकी जानकारी हमें चचनामा, एक ग्रंथ है जो कि अरबिक यानी कि अरबी भाषा में लिखी गई है, इससे पता चलता है। भारत में मुसलमानों के द्वारा जो सबसे पहले अटैक किया गया वो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के द्वारा अटैक किया गया, बट ये भी फेल हो गया। इसके बाद 711 ईस्वी में ही बुधेल के द्वारा अटैक किया, बट ये भी फेल हो गया। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया अरब से सिंध पे अटैक करने के लिए, और इसने सिंध पे अटैक किया। उस टाइम सिंध का जो राजा था वो कौन था, दाहिर था। इस तरीके से कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ होता है, सिंध के पास एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है रावर। उस रावर के जगह पर 20 जून 712 को किसके बीच में, कासिम और दाहिर के बीच में, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस वॉर में, इस युद्ध के भी अंदर क्या होता है, दाहिर की हार होती है और कासिम जीत जाता है। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराकर सिंध पे सबसे पहला अटैक किया, और मुस्लिमों को सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, और अरबों की शुरुआत यहीं से हुई। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण करने के बाद इसने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया, और यहाँ पे इसने एक जजिया कर लागू कर दिया। जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता है जो मुस्लिम नहीं होते हैं, दैट मीन्स जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन सभी को टैक्स पे करना होता था। इसलिए जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 5 लोगों को इस टैक्स से दूर रखा। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, महिलाएं, ब्राह्मण और जो अपाहिज होते हैं, जो फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, वो ये 5 लोग कमाते नहीं है। तो इन 5 कम्युनिटी के लोगों को इसने जजिया कर से दूर रखा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर कि जजिया कर लगाने वाला सबसे पहले भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ही था। 712 में सिंध पे अटैक करने के बाद इसने 713 में मुल्तान पे, जो कि आप देखोगे यहाँ पे सिंध के ठीक ये रास्ता जा रहा है, मुल्तान में इसने अटैक करे। और इस अटैक करने के बाद कहीं ना कहीं अरबों ने भारत में अपना पैर पसारना स्टार्ट कर दिया, और इस तरीके से होता है इन्वेंशन ऑफ सिंध, यानी कि अरबों का आक्रमण भारत में होने के बाद मुसलमान भारत के अंदर आ जाते हैं। आखिर अरबों ने भारत में आक्रमण क्यों किया, ये भी एक रीजन है। चलिए हम इस रीजन को जानते हैं। सबसे पहला रीजन क्या था, धन की लूटपाट। देखिए, अरब भारत के अंदर आए थे धन की लूटपाट के लिए, क्योंकि इन्होंने अरब के अंदर इस्लाम का प्रचार बहुत तेजी से किया, अफ्रीका के अंदर किया, दुनिया के तमाम कोने कोने में जाकर किया इन्होंने। क्योंकि पहले छोटे से लिमिटेड एरिया में था, अब बहुत तेजी से इस्लाम फैलता जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, अब ये चाहते थे कि भारत के अंदर भी जाइए। भारत के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, सोने की चिड़िया भारत तो कहा जाता था। यहाँ के धन को लूटेंगे और यहाँ पे इस्लाम का प्रचार करेंगे। इस तरीके से धन के लूटपाट के लिए और इस्लाम का प्रचार करने के लिए इन्होंने भारत पे अटैक किया। तीसरी जो मेन वजह थी भारत पे अटैक करने की, वो क्या थी, देखो अरब से जब भी यहाँ पे ये ट्रेड किया करते थे सिंध के रास्ते में यहाँ पे, तो यहाँ पे देवल, ये देखिए यहाँ पे क्या पड़ता था, एक देवल नाम का बंदरगाह, ये पोर्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये पोर्ट है यहाँ पे। ये इस पोर्ट पे कुछ ऐसे लोग रहा करते थे जो लुटेरी जातियां हुआ करती थी। इनके माल को ये बीच में यहीं पे मार के लूट लिया करते थे। तो इनको बड़ा गुस्सा आता था, यार नहीं यार, अब इन लुटेरों को हमें सबक सिखाना है और इस एरिया पे हमें कब्जा करना है। इन 3 मेन वजह से इन्होंने भारत के सिंध पे अटैक किया। इनका शासन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
ये भारत पे लंबे टाइम तक रूल करने के लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने, धन को लूटने और देवल बंदरगाह पे जो उनको दिक्कत हो रही थी इसको सॉल्व करने के लिए आए थे। तो ये 3 इनका मेन वजह था। ये शासन करने के लिए, ये लंबे टाइम तक रूल करने के लिए नहीं आए थे। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर अटैक करने के बाद अरबों का आना जाना यहाँ पे लग गया और उन्होंने भारत से कई धन लूटे, बहुत संपत्ति यहाँ से धन दौलत लूट कर वो अरब लेके चले गए। तो इनका मेन मकसद ही धन लूटना था, इस्लाम का प्रचार करना था। तो कुछ समय तक अरबों ने खूब यहाँ पर लूटपाट करी। अरबों के बाद अब आते हैं तुर्क, और तुर्क ने भी भारत के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे लंबे शासन के लिए आए थे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्पतगिन जो कि तुर्कों का सरदार हुआ करता था, इसने गजनी साम्राज्य, गजनी अंपायर के इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना करी थी। अल्पतगिन कहाँ पे करी थी इसने? गजनी के अंदर। अब ये गजनी क्या है? ये गजनी अफगानिस्तान के अंदर है, जो कि उस टाइम पे राजधानी कैपिटल हुआ करती थी अफगानिस्तान की। तो गजनी में रहने की वजह से इनको गजनी वंश या यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो तुर्क कौन थे? तुर्क अफगानिस्तान के गजनी में, यहाँ पे आप देखोगे, प्लस इनका बहुत बड़ा ऐसा एरिया था जहाँ पे इनका शासन चल रहा था। ये आप कह सकते हो कि जो चाइना का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसके ज़्यादातर पार्ट्स पे इनका ही राज हुआ करता था और इन्होंने अपना राजपाट बहुत अच्छे से स्थापित कर रखा था। अब इनके अंदर लालच बढ़ गई कि हमें भारत के इलाकों में जाना है, सिंध वगैरह पे जाना है, क्योंकि अरब पहले ही पहुंच गए थे। अब इनके मन में लालच थी, भाई हमें भी वहाँ पे जाना है, धन दौलत लूटना है, साथ में वहाँ पे शासन भी करना है। अब क्या होता है यहाँ पे? तो इस वजह से गजनी में रहने वाले लोग जो कि गजनी वंश कहलाए, और गजनी वंश की स्थापना करने वाला जो अल्पतगिन था, अल्पतगिन के कुछ गुलाम हुआ करते थे। गुलाम का मतलब जो इनके सेनापति हुआ करते थे, उन सेनापतियों में एक ऐसा सेनापति हुआ जो काफी काबिल था और अल्पतगिन के नजर में काफी अच्छा हुआ करता था वो। तो अल्पतगिन ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी उस इंसान से करवा दी, और वो इंसान था सुबुक्तगिन। क्या नाम था उसका? सुबुक्तगिन। तो सुबुक्तगिन जो कि एक गुलाम हुआ करता था अल्पतगिन का, तो अल्पतगिन की जो बेटी है इसकी शादी सुबुक्तगिन के साथ हो जाने के बाद अब ये क्या हो गया? अल्पतगिन का दामाद बन गया। तो तुर्कों में सबसे पहले जो है वो अल्पतगिन है, इसके बाद कौन है? अल्पतगिन का दामाद सुबुक्तगिन। तुर्कों का जो सबसे पहला अटैक है वो सुबुक्तगिन के द्वारा किया गया भारत के ऊपर 986 सेंचुरी के अंदर। तो सुबुक्तगिन के बाद जो बड़ी तबाही करी वो किया सुबुक्तगिन के बेटे ने। सुबुक्तगिन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। इस तरीके से अल्पतगिन का जो दामाद सुबुक्तगिन था उसने 986 में अटैक किया, लेकिन जो सुबुक्तगिन का अटैक था वो काफी इफेक्टिव नहीं था, इसलिए हल्का फुल्का अटैक किया, इसने वापस लौट आया। लेकिन सुबुक्तगिन का जो बेटा हुआ महमूद गजनवी, ये बड़ा खूंखार हुआ भाई। इसने भारत के ऊपर कुल 17 बार अटैक किए, 17 बार आक्रमण किए लूटपाट के लिए। भाई हमें तो लूटना है, यहाँ से धन दौलत, बहुत लालच इनके मन में आ गया था, यहाँ से लूट कर बाहर लेकर जाना है और इस्लाम का प्रचार करना है, इनका भी मकसद हो गया था। भारत के ऊपर महमूद गजनवी ने कुल 17 बार अटैक करे, 1027 तक। लेकिन इसके सारे अटैकों में एक ऐसा अटैक हुआ जो कि भारत के हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने। गुजरात के सोमनाथ, जो कि सोमनाथ मंदिर है, उस पे अटैक करना। यहाँ से ये कई सारे सोने को लूट कर लेकर गया, कई खून खराबे हुए और यहाँ पे इसने पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया और लूटपाट करके ये अपने यहाँ लेके चला गया। ये इसका 16वां नंबर का अटैक था। लेकिन जब यहाँ से ये लूटपाट करके जा रहा था तो रास्ते में जो जाट जाति के, जो हरियाणा में जो जाट होते, उनसे इसकी भिड़ंत हो गई थी। उनसे दुश्मनी निकालने के लिए ही इसने अपना 17वां अटैक किया था। तो इस तरीके से टोटल इसने 17 बार भारत पर अटैक किया लूटपाट के मकसद से। तो महमूद गजनवी का बाप जो इतना तबाही नहीं कर पाया, लेकिन इसका जो बेटा हुआ महमूद गजनवी, इसने दवा के भारत में तबाही करी और 17 बार लूटपाट भी किया। महमूद गजनवी अपने साथ कई सारे इतिहासकारों को लेकर आया था, जिसने उस टाइम की जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में अपनी बुक्स में लिखी। जैसे कि अलबरूनी काफी फेमस हुआ, तहकीक के इसने बुक लिखी, उसके अंदर ये सारी घटनाओं को बताया, उसने उस टाइम की सोसाइटी को बताया। तो ये सारे कुछ इतिहासकार हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए जस्ट जी के पर्पज से भी। तो हमने देखा था कि अरबों में सबसे पहला अटैक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। सेम इसी तरीके से तुर्कों में जो सबसे पहला अटैक हुआ वो किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगिन के द्वारा किया गया, 986 सेंचुरी में किया गया। ये कौन था? ये अल्पतगिन का दामाद था। और सुबुक्तगिन के बाद इसके बेटे ने भारत के ऊपर अटैक किया, महमूद गजनवी ने। क्लियर है? ये हो गया पहला अटैक, तुर्कों का सबसे पहला अटैक। तो अब हम देखते हैं तुर्कों का दूसरा यानी कि सेकंड जो अटैक है वो मोहम्मद गौरी ने किया। क्यों किया, किस लिए किया, अब हम ये समझते हैं। देखिए, गौरी वंश ये अपने आप को सानसवानी राजवंश से जोड़ा करते थे, इसलिए ये अपने आप को गौरी वंश या सानसवानी राजवंश के नाम से पुकारा करते थे। ये जो गौरी है ये अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है गौर, आप देखोगे मैप के अंदर भी तो यहीं पे है। ये गौर प्रांत से बिलोंग करते थे, इसलिए ये गौरी डायनेस्टी कहलाए। इनका जो सरनेम है वो गौरी चला आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, वहीं पे ये रहा करते थे और इनकी जो पूर्वज है वो भी वहां पे रहा करते थे। लेकिन इनके पूर्वज जो गजनवी डायनेस्टी है उनके अंडर में रहा करते थे, उनके गुलाम रहा करते थे। तो इस तरीके से अफगानिस्तान के गौर जगह पे रहने की वजह से इनका नाम गौरी पड़ा। और भारत के ऊपर जो तुर्कों का दूसरा अटैक है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा
किया गया। ये इसका पूरा टाइम पीरियड है। तो महमूद गजनवी के बाद जो दूसरा बंदा हुआ तबाही करने वाला वो हुआ मोहम्मद गोरी। 1173 में ये गजनी के सिंहासन पर बैठता है, क्योंकि महमूद गजनवी के बाद अब मोहम्मद गोरी का शासन आता है, यानी कि अब गजनी का राजा मोहम्मद गोरी बन जाता है। कब? 1173 ईस्वी में। क्लियर है? यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे गजनी। क्लियर है? अफगानिस्तान में आता है। उसके बाद जो भारत पे जो दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ वो मोहम्मद गोरी के द्वारा हुआ। भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की वास्तविक स्थापना है वो मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो महमूद गजनवी है वो भारत में लूटपाट के लिए आया था। इसने कुल 17 बार यहाँ पे भारत पर अटैक भी करे लूटपाट के मकसद से। तो मोहम्मद गोरी का मकसद था शासन करना। ये सिर्फ लूटपाट नहीं, शासन भी करना चाहता था लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण, यानी कि जो मुस्लिमों का इन्वेंशन हुआ भारत में, सबसे पहले अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने, एंड उसके बाद तुर्कों में किसने किया, चलिए लाइन से समझते हैं। सबसे पहले सुबुक्तगिन ने किया 986 सेंचुरी के अंदर। इसके बाद सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 1001 से लेकर 1027 तक कुल 17 बार अटैक करे। तो पहला अटैक तुर्कों का ये हुआ, एंड जो तुर्कों का जो दूसरा अटैक हुआ वो मोहम्मद गोरी के द्वारा 1175 में हुआ। क्लियर है? यहाँ पे मोहम्मद गोरी का गुलाम या सेनापति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी के टाइम पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध को कहा जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। इस वॉर के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और इस युद्ध के अंदर जयचंद भी मोहम्मद गोरी का साथ दे रहा था, क्योंकि जयचंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत चिढ़ा करता था, क्योंकि जो जयचंद की बेटी है संयोगिता, इनसे काफी प्रेम करते थे, वो ये शादी करना चाहते थे, तो जयचंद काफी चिढ़ता था। इसी वजह से जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ दिया। लेकिन गोरी ने जयचंद के साथ क्या किया? 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है। तो इस तरीके से जयचंद जिसने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का, इसने युद्ध में इसको भी हरा दिया। मोहम्मद गोरी अपने शासन, अपने रूल को चलाने के लिए कुछ सेनापति को रखा करता था, और इन सेनापति को गुलाम कहा जाता था। इनमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, और ये भी 3 इसी में शामिल है। इनको अलग अलग एरियाज दे दिए गए थे कि भाई तुम्हारा ये एरिया होगा और इन एरिया पे तुम्हें शासन करना है, और इन्हीं एरिया को जो छोटे छोटे टुकड़े इनको दिए जाते थे, इनको इक्ता कहा जाता था। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली सौंप दिया गया, और एक एक करके जितने भी मोहम्मद गोरी के गुलाम हुए इनको कुछ कुछ जगह दे दिए गए। इसके अंदर जो बख्तियारुद्दीन खिलजी हुआ, इसको बंगाल सौंपा गया था, लेकिन इसने भाई मगध बिहार के अंदर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसका पूरा तहस नहस कर दिया। इसको उजाड़ने में, इसको तोड़ने में, इसको बर्बाद करने में बख्तियारुद्दीन खिलजी का हाथ रहा। तो इस तरीके से इसने उस पूरी यूनिवर्सिटी को तोड़ डाला भाई। उस जमाने में भाई जब चीन से फाइयान हुएत्संग यहाँ पे आए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, दुनिया भर के लोग आया करते थे। काफी फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी। मैं खुद दोस्त बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और आज तो इसकी हालत पूरी खत्म है, लेकिन उस टाइम पे काफी फेमस हुआ करता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहाँ पे खुद कौटिल्य भाई पढ़ाया भी, तो काफी फेमस हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी के जो गुलाम हुआ करते थे, जिनको सेनापति कहा जाता था, तो शासन को सही से चलाने के लिए, डिसिप्लिन के साथ चलाने के लिए इसने कुछ कुछ एरियाज इन सब में डिवाइड कर दिए। इसमें जो सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ 1206 में मोहम्मद गोरी के मर जाने के बाद, इसने अपना ही रूल स्थापित कर दिया, और इसको दिल्ली और लाहौर दिया गया था, इसलिए अपना शासन इसने दिल्ली से लेकर लाहौर तक स्थापित कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया। और दिल्ली में जो शासन स्थापित हुआ इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। अब मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, जो कि गुलाम डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और इसका राजा सबसे पहला स्थापित करने वाला, दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने वाला जो सबसे पहला डायनेस्टी है वह है गुलाम डायनेस्टी। इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, इसको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इस डायनेस्टी के 3 राजा, सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम और सेनापति हुआ करता था, इसको दिल्ली और लाहौर दिया गया था, तो इसने दिल्ली में ही भाई सबसे पहले अपना शासन स्थापित कर दिया। तो इस तरीके से तुर्कों को जो आक्रमण हुआ, सबसे लास्ट आक्रमण मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी का जो स्लेब जो गुलाम हुआ करता था, इसके मर जाने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इस तरीके से स्थापित होता है क्या? दिल्ली सल्तनत। यानी कि ये अपने आप को सुल्तान कहा करते थे, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। ये अपने आप को कोई राजा महाराजा नहीं, सुल्तान कहलाना पसंद करते थे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई? अरबों के आक्रमण के बाद, तुर्कों के आक्रमण के बाद मोहम्मद गोरी तक चला पूरा, और उसके बाद जब मोहम्मद गोरी के गुलाम ने, जो सेनापति ने जो अपना शासन स्थापित कर दिया, तो उसको कहा गया दिल्ली सल्तनत। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे स्थापना होती है। अब पूरे दिल्ली से लेकर लाहौर तक पूरा शासन फैल जाता है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो जो सबसे पहली डायनेस्टी हुई वो थी स्लेव डायनेस्टी। इसके अंदर टोटल 3 सुल्तान हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक बनाने वाला, स्थापित फाउंडेशन रखने वाला, नींव रखने वाला, उसके बाद इल्तुतमिश,
इसके बाद बलबन। ठीक है, तो ये 3 है यहाँ पे मेन। आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद गोरी के मर जाने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, जो गुलाम वंश से बिलोंग करता था, और दिल्ली सल्तनत के ऊपर कुल 5 डायनेस्टी ने अपना राज किया है। अब वो 5 डायनेस्टी कौन कौन से हैं? ये है वो 5 डायनेस्टी। सबसे पहला है स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश, एंड फोर्थ है सैयद डायनेस्टी यानी कि सैयद वंश, और फिफ्थ है लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश। लोधी वंश में जो इब्राहिम लोधी हुआ, इसका वॉर होता है बाबर के साथ, और इब्राहिम लोधी और बाबर के युद्ध में इब्राहिम लोधी हार जाता है, और लोधी वंश जो सबसे लास्ट का वंश होता है सल्तनत काल का, इसके बाद मुगल आते हैं, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और इसके बाद कौन बनता है? मुगल डायनेस्टी आती है। दिल्ली सल्तनत में इन 5 राजाओं को हम याद कैसे करें? चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। तो मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं जिससे आप याद कर सकते हो, गुलाब खिले तो सांस लो, बस आपको ये याद रखना है। चलिए आपको बताता हूं कैसे याद करोगे। देखो, तो सबसे पहला वंश क्या था? गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश। तो इस तरीके से गुलाब खिले तो सांस लो, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। 5 डायनेस्टी आपको उंगली के टिप्स पे याद होने चाहिए। जल्दी से वीडियो पोस्ट कीजिए, अभी के अभी याद कीजिए, बाद में याद नहीं, क्योंकि मेरा मकसद होता है सीधे टॉपिक को आपके खोपड़ में छेद करके घुसा देना, कहीं से निकल ही नहीं पाएगा वापस। तो पहला ट्रिक हुआ हमारा इन डायनेस्टी को याद करने का, गुलाब खिले तो सांस लो। इसके बाद जो सेकंड ट्रिक हमारा ये है कि इन डायनेस्टी को, इन 5 डायनेस्टी को स्थापित करने वाले कौन कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना है। चलिए मेरे साथ बोलिए, टॉपिक को याद कीजिए। ऐबक, जल, गया, खीबो से। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश को स्थापित करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम सेनापति। क्लियर है यहाँ पे? चलिए सेकंड डायनेस्टी कौन है? ऐबक जल, जल मतलब जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी को बनाने वाला, खिलजी डायनेस्टी को स्थापित करने वाला जलालुद्दीन खिलजी, जो कि सेकंड डायनेस्टी है। इसके बाद है जल गया, गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी को स्थापित यानी कि स्टैब्लिशमेंट करने वाला। ऐबक जल गया खीबो, खी से खिजर खान, सैयद वंश को स्थापित करने वाला, वाह मतलब बहलोल लोधी यानी कि लोधी डायनेस्टी को स्थापित करने वाला। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के ऊपर इन 5 डायनेस्टी ने एक एक करके राज किया है, और ये यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इन 5 में से सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला कौन सा डायनेस्टी है, उससे कम कौन सा, उसका कम कौन सा है। तो इसका भी एक ट्रिक है। क्या है इस ट्रिक का नाम? तुगलक सखी। तो आपको बस ये याद रखना है। देखिए, सबसे पहला जो है वो है तू, यानी कि सबसे लंबे टाइम तक शासन करने वाला कौन था? तुगलक वंश। ये देखिए आप, 1320 से 1414 तक, बहुत लंबे टाइम तक इसने शासन किया, तुगलक। एंड तू के बाद कौन है? गा से यानी गुलाम वंश। आप देखोगे यहाँ पे गुलाम वंश 1206 से 1290, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। नेक्स्ट क्या है? ला, ला से लोधी वंश। ये देखिए आप, आपको ईयर्स याद नहीं है चलेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायनेस्टी ने कितने लंबे टाइम तक राज किया है। तो सबसे पहले तुगलक ने, दूसरा गुलाम ने, तीसरा लोधी वंश ने। का से कोई भी नहीं, यहाँ पे देखिए आप, का से कोई भी स्टार्टिंग नहीं है। दूसरा है सा से सैयद वंश। नेक्स्ट है खी, खी मतलब खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम टाइम तक रहा, क्योंकि इसमें जो जलालुद्दीन खिलजी था इतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इसने बड़ा खूंखार अपना रूप ले लिया था भाई, इस तरह से। ठीक है, तो तुगलक सखी, इसमें आपको ट्रिक याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक कौन रहा? तुगलक वंश, फिर गुलाम वंश, फिर लोधी वंश। ये 3 हो गए। इसके बाद सैयद वंश, उसके बाद खिलजी वंश। तो इस तरीके से ये ट्रिक हमारा है लंबे टाइम तक याद करने के लिए। जो सबसे एंड में लोधी वंश है, लोधी वंश में जो इब्राहिम लोधी हुआ, इसका बाबर के साथ युद्ध होता है 1526 में, पानीपत के सबसे पहले वॉर में। और इस वॉर के अंदर इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर अपना शासन स्थापित करता है, और अब आता है मुगल शासन।